नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब भारत सरकार को मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाती है? कौन है वो शख्स? और हमारी पार्लियामेंट जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है वो असल में बनती कैसे है? कौन कौन है इसका हिस्सा? आज हम लोग ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 से 80 तक की एक जबरदस्त यात्रा पर चलेंगे और ये सारे जवाब हमें वहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल एकदम साफ है। पहला, सरकार का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर कौन है? और दूसरा, हमारे देश के कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था हमारी संसद, उसका ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, ये सिर्फ एग्जाम के सवाल नहीं है। ये तो हमारी डेमोक्रेसी के इंजन को समझने की चाबी है। और वो चाबी वो मिलेगी हमें इन्हीं आर्टिकल्स में। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम मिलेंगे सरकार के टॉप लॉयर से। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट आखिर काम करती कैसे है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। इसके बाद हम सीधे चलेंगे पार्लियामेंट यानी राष्ट्र की आवाज के पास और वहां राज्यसभा के कॉम्पोजिशन को समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको एक साथ देखेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सेक्शन 1, सरकार के टॉप लॉयर, आर्टिकल 76, जो हमें इंट्रोड्यूस कराता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से। हिंदी में कहें तो भारत के महान्यायवादी। यही हैं देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर। तो भाई, ये अटॉर्नी जनरल आखिर हैं कौन? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का अपने एक चीफ लीगल ऑफिसर होता है ना, जो कंपनी को हर कानूनी पेच से बचाता है। बस अटॉर्नी जनरल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वही चीफ लीगल एडवाइजर हैं, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी। इनकी सलाह पर सरकार के बड़े बड़े फैसले टिके होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशंस की। ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में सीधा सवाल आता है। तो देखिए, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्वालिफिकेशन, अरे भाई, कोई छोटा मोटा क्वालिफिकेशन नहीं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा कद है। और सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इनका टेन्योर। ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद पर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई फिक्स टर्म नहीं है, 5 साल या 6 साल जैसा कुछ नहीं, जब तक प्रेसिडेंट चाहें। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये होता है कि जब सरकार बदलती है तो अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन कर देते हैं। अब इनके काम और शक्तियों को देखते हैं। ऑफ कोर्स इनका मेन काम तो भारत सरकार को लीगल मैटर्स पर एडवाइस देना है। प्रेसिडेंट जो भी लीगल ड्यूटी इन्हें सौंपे वो भी ये करते हैं। लेकिन इनकी एक शक्ति है जो इन्हें बहुत पावरफुल बनाती है। वो है राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। मतलब ये भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर सरकार की तरफ से बात रख सकते हैं। इमेजिन कीजिए ये पावर कितनी बड़ी है। ऑल राइट, तो गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर्स अटॉर्नी जनरल को तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार चलती कैसे है, जो भी फैसले होते हैं वो ऑफिशियली कैसे लिए जाते हैं। यही कहानी बताते हैं आर्टिकल 77 और 78। आर्टिकल 77 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है। ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब हर सरकारी काम, फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पर लिया जाएगा। भले फैसला प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट ले रही हो, लेकिन पेपर पर नाम प्रेसिडेंट का होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर में शादी का फैसला सब मिलकर लेते हैं, लेकिन इनविटेशन कार्ड पर नाम घर के सबसे बड़े बुजुर्ग का होता है ना? और फिर आता है आर्टिकल 78। ये आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच एक पुल बना देता है। ये पीएम की ड्यूटी है कि वो कैबिनेट के सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट को बताएं। प्रेसिडेंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन या लॉज के बारे में कोई जानकारी मांगे तो वो भी उन्हें दें। मतलब पीएम एक वाइटल कम्युनिकेशन लिंक हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि प्रेसिडेंट हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें। तो एग्जीक्यूटिव के कामकाज को समझने के बाद अब हम शिफ्ट करते हैं लेजिस्लेचर की तरफ, यानी उस जगह जहां हमारे देश के लिए कानून बनते हैं, हमारी संसद। आर्टिकल 79 हमें यही बताता है कि आखिर ये पार्लियामेंट है क्या, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और ये देखिए, ये सिंपल सा इक्वेशन सब कुछ क्लियर कर देता है। पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। अ बिग मिसकंसेप्शन। आर्टिकल 79 के हिसाब से पार्लियामेंट बनती है 3 चीजों से: द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, और द हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल हिस्सा है। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, ये तो समझ गए। अब इनमें से एक हिस्से पर जूम इन करते हैं, राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन, इसकी बनावट कैसी है, ये हमें बताता है आर्टिकल 80।
तो आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, और ये चार्ट इसे परफेक्टली दिखाता है। इन 250 में से 238 मेंबर्स आते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, ये चुनकर आते हैं, और बाकी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। अब सवाल ये है कि ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं? क्या ये भी नेता होते हैं? नहीं, ये वो लोग होते हैं जिन्हें लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। मतलब अपने अपने फील्ड के दिग्गज। हमारे संविधान निर्माताओं की सोच कितनी दूर की थी कि पार्लियामेंट में सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, ताकि देश को उनके ज्ञान का भी फायदा मिले। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, जो 238 सदस्य चुनकर आते हैं उन्हें हम और आप यानी आम जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती। नहीं, इनका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। हर स्टेट के जो एमएलएज होते हैं यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो लोग अपने स्टेट के लिए राज्यसभा मेंबर्स को चुनते हैं। इसीलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की परिषद कहते हैं। चलिए, तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार रहता है, स्पेशली जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कि एग्जाम टेकअवेज। यहां हम फटाफट वो पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये टेबल एकदम क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। देखिए, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, गॉट इट। आर्टिकल 77 सारा सरकारी काम प्रेसिडेंट के नाम पर, सिंपल। आर्टिकल 78 पीएम की ड्यूटी प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना। ये 77 और 78 का लिंक याद रखिएगा। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का फॉर्मूला, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। और आखिर में आर्टिकल 80 राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन करता है? प्रेसिडेंट। बस ये पॉइंट्स दिमाग में बैठा लीजिए। ऑलराइट, तो अब इस पूरी बातचीत को समराइज करने का टाइम आ गया है। एक क्विक रैप अप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सो क्विक रिवीजन। आर्टिकल 76 सरकार का टॉप लॉयर द अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 77 सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पर। आर्टिकल 78 पीएम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस। और आर्टिकल 80 राज्यसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एक्सपर्ट्स। बस ये 5 आर्टिकल्स इन 5 पॉइंट्स में समा गए। अंत में एक बात समझनी होगी, ये आर्टिकल्स सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच एक ब्रिज बनाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को सही सलाह मिले, वो अकाउंटेबल रहे और रिप्रेजेंटेटिव हो। मतलब उसमें पूरे देश की झलक दिखे। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है।